नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे तो उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए, अदानी ग्रुप के एक अच्छा खासा कंपनी के हिसाब से देखा जाता है तो अदानी विल्मर को, क्योंकि देखिए अदानी विल्मर एक ऐसे कंपनी है जो एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में लीडर प्लेयर है। क्योंकि एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा किसी का हाथ है तो वो है अदानी विल्मर के पास। क्योंकि आज देखा जाए तो अदानी विल्मर जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, जिस तरीके से काम कर रहा है, उस पॉइंट को अगर मैं आपके साथ डिस्कशन करूं तो आप देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 44,000 करोड़ के आसपास है। अब इस कंपनी का मार्केट कैप कम हो चुका है क्योंकि इस कंपनी का प्राइस कम हुआ है। कंपनी के जो हाई था 509 के आसपास था, 52 वीक का हाई, मतलब कंपनी ने जो हाई किए थे 52 वीक का वो 509 था और लो था 286। अभी करेंट जो सिचुएशन है वो देखा जाए तो कंपनी हाई और लो के बीच में है। तो कंपनी की इसी करंट प्राइस के बेसिस में कंपनी का जो मार्केट कैप है वो कम हो चुका है। अभी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। कितना वैल्यूएशन है? अगर मैं इस वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो आज कितना है, 320 के आसपास। और यही एक वजह है जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर बिग बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि इसी कंपनी को ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है। लोग 300 रुपीज देकर 1 रुपया कमाने के लिए क्या 300 रुपीज देना ठीक रहेगा? ये सबसे पहले आप खुद को पूछिए। क्योंकि कंपनी का जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है वो सिर्फ से 17 के आसपास है और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, 320 के आसपास। एक हाई वैल्यूएशन कंपनी यहाँ पे देखने को मिले। बाकी कंपनी के पास जो कर्जा है 0.50 के नीचे है, चलो ठीक है, मान लेता हूँ कर्जा कम कंपनी करके रखा। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी की सेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले। हाँ, इस बार कंपनी का सेल्स पिछले बार के तुलना से थोड़ा सा कम हुआ। उसके पीछे रीजन भी मैं आपके साथ डिस्कशन किया था। एडिबल ऑयल के ऊपर किस तरीके से गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट आया था, उसके चलते हैं जितने सारे एडिबल ऑयल बनाने वाला कंपनी है सारे कंपनीज को दिक्कत झेलना पड़ा। तो एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो देखिए, पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनी क्या किए थे, लॉस किए थे। उसके बाद कंपनी अभी क्या किया, कंपनी प्रॉफिट किए। तो कंपनी प्रॉफिट जो हुआ वो पिछले साल को बीट नहीं कर पाया, मगर पिछले लास्ट 2 क्वार्टर्स को कंपनी अच्छी तरीके से बीट किया। तो इसी कारण के वजह से कंपनी का बैलेंस शीट भी मेजर में रहा। जैसे कंपनी का 1900 करोड़ का टोटल सेल्स रिजर्व था वो बढ़ के हो चुके 7,800 करोड़। मान लेता हूँ कंपनी का रिजर्व बढ़ा, मगर पिछले सालों के तुलना से कंपनी का रिजर्व थोड़ा सा कम हुआ। अभी बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो कर्जा है वो 1800 करोड़ से बढ़ के 3000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स देखने को मिला, मतलब कर्जा थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। अब इस कर्जा लेने के बाद क्या कंपनी के हाथ में जेब में उतना पैसा है? बिल्कुल है। करीबन कंपनी के हाथ में 3000 करोड़ के आसपास पैसा कैश है, मतलब कंपनी के हाथ में पैसा भी है, कंपनी के रिजर्व भी है, सब कुछ आपको पॉजिटिवली आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि, जो लोग डर रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दो कंपनी बेकार नहीं है। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज तो बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर कंपनी बेकार होता तो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल को बेच देता पूरा का पूरा। फिर भी देखिए इंस्टीट्यूशन के पास छोटे मोटे होल्डिंग है, क्योंकि डीएस के पास देखिए 0.60 था, सॉरी 0.06 था, अभी 0.12 बना है, मतलब डबल के आसपास होल्डिंग बढ़ा है। और इन एफएस के पास पहले जितना होल्डिंग था उसी होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग्स है। प्रोमोटर जब माल बेचेंगे तब ज्यादा इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर पाएंगे। ये प्रोमोटर के पास 87% होल्डिंग है। देखिए, ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग अगर प्रोमोटर के पास रहे तो उसके हाथ में सारे डिसीजन रहेगा। अगर इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग, दोनों दोनों के पास होल्डिंग सेम टू सेम रहे, उसके साथ प्रोमोटर के पास भी रहे, तो कंपनी को एक अच्छा खासा कंपनी माना जाता है। तो बाकी आपके इस कंपनी के ऊपर क्या राय जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जब ट्रेड बना था तब मैंने इस ट्रेड को कंटिन्यू किया। अच्छा खासा एक ट्रेड बना कंपनी के ऊपर, एक रेंज बना, उसी रेंज के बेसिस में यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर भी गया था और एक एक पैटर्न बना है यहाँ पे, डब्ल्यू जैसे पैटर्न बनने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए इस तरीके से अगर पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट करे तो टारगेट तक जा सकते हैं। तो जब टारगेट होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि जो डाउन साइड जिस तरीके से 10 बना था उसको ब्रेकआउट किया है, मतलब एक पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। इसका कोई 100% गारंटी नहीं होता,
मार्केट मेरे बातों में नहीं चलेगा, मार्केट चलेगा खुद के बायर और सेलर के ऊपर डिपेंड करके। तो क्या होगा देखा जाएगा। मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है CDSL। देखिए CDSL के ऊपर मुझे बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आते रहते हैं कि CDSL कंपनी सर बेकार कंपनी है। बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि CDSL बेकार कंपनी है। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत स्लो है, बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा है। देखिए प्रॉब्लम CDSL में नहीं है, प्रॉब्लम हमारा थिंकिंग में है। थिंकिंग मतलब हम लोग यही सोचते हैं जब भी हम लोग बाई करें किसी कंपनी के ऊपर, वहां से रॉकेट बने और मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसे अगर होता तो हर कोई व्यक्ति तो स्टॉक मार्केट के ऊपर ही काम करता। यहाँ पे पेशेंस एक चीज है जो जो बहुत इंपॉर्टेंस है। जिस लोगों के पास पेशेंस है वो ही लोग पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि पेशेंस के कारण ही आप उस कंपनी के ऊपर बने रह सकते हैं। अगर कंपनी सही है, बिजनेस सही है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और कंपनी का फ्यूचर थिंकिंग अच्छा है, तो उस कंपनी आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट जरूर देगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसके लिए बता दूं ऑब्वियसली हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। उस ओपिनियन के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मेरे तरफ से किसी भी कंपनी के ऊपर तो बाय सेल नहीं होता है। मैं खुद की ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे मेरे ओपिनियन यही है, मेरे खुद के ओपिनियन जिस बेसिस में मैंने काम किया, ये कंपनी का जो पी रेशियो है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास ही है, उतना ज्यादा हाई नहीं है, मगर ROC ROE बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ एकदम जीरो है और प्रोमोटर का होल्डिंग्स कम है। कोई बात नहीं, प्रोमोटर का होल्डिंग बाकी इन्वेस्टर के पास है, जैसे FIS के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर जो FIS और DS के पास होल्डिंग्स है करीबन करीबन 39% के आसपास है। 39% के आसपास टोटल होल्डिंग FIS और DS के पास है। तो जो पब्लिक के पास होल्डिंग है उससे थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं। फिर भी इंस्टीट्यूशन कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, माल नहीं बेचा है। देखिए पहले तो FIS के पास 0 होल्डिंग था, वो आज 15% होल्डिंग पहले किया था, अभी 18% कर चुके हैं, मतलब होल्डिंग को बढ़ा दिया। DS के पास ज्यादा होल्डिंग था, बीच में माल बेचने के बाद 18% हो गया था, फिर से वो 21% तक लेके गए। मतलब इंस्टीट्यूशन के पास, प्रोमोटर के पास, FIS DS के पास अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला। और उसी बेसिस में कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में चर्चा करूं, आप देखेंगे तो 86 से 152, उसके बाद 141, उसके बाद 214, तो इस तरीके से सेल्स का ग्रोथ आपको देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 54 से 84 बना, 75 बना, 107 बना। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो बेसिकली इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना वो कुछ इस तरीके से बना था। शोल्डर बना, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद शानदार तरीके से टारगेट दिया। देखिए इतने शानदार टारगेट दिया, फिर भी जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि कंपनी बहुत स्लो चलता है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको किस तरीके से रॉकेट जैसा कंपनी आपको चाहिए, वो मुझे जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि उसको लग रहा है कि पहले जब कोविड के बाद जो जर्नी हुआ था, जिस तरीके से रॉकेट की तरफ भागा था, उसी तरीके से फिर से उसको रिटर्न चाहिए। ऐसे होगा नहीं हर टाइम में, क्योंकि कोई कंपनी अगर रॉकेट की तरफ भागे उसके बाद कुछ जगह पे होल्ड करे तो उसके बाद ब्रेकआउट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये कंपनी बहुत छोटा है, इसमें टाइम लग सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली कुछ चार्ट पैटर्न्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूं तो आप देख सकते हैं जो पैटर्न्स को फॉलो करके मैंने काम किया था। पहले जो पैटर्न्स बना था कुछ इस तरीके से रेंज बना था, जिस रेंज को मार्किंग किया तो ऊपर साइड में 39% टोटल निकल के आया था। ऊपर साइड नीचे नीचे से लेकर ऊपर तक जो कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल बना था, उसमें जो रेंज बना था 39% के आसपास। और वहां पे क्या हुआ, जब इस नीचे लेवल को टच किया तब मैंने एंट्री लिया और बहुत टाइम लग गया। कितना? करीबन 382 डेज। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 1 साल लग गया। 1 साल में कंपनी कितना रिटर्न दिया? 40% के आसपास, एक्चुअली 39% के आसपास। तो 1 साल में 39% का रिटर्न मिला, इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। फिर से उसी तरीके से फिर से और एक रेंज बना जो कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, जो एक रेंज बना यहाँ पे बाइंग कैंडल का। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना? एंटी। और यहाँ से धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और यहाँ तक वो टारगेट बनने का कोशिश करेंगे। जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 31% के आसपास। तो इस टारगेट को मैं फॉलोअप करके चल रहा हूँ, क्योंकि इस टारगेट को फॉलोअप करने का जो मेरा मन मकसद है वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार देखने को मिले। क्वार्टरली अगर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व जो है
वो 4,800 करोड़ से 5,800 बना, उसके बाद 6,900 बना। तो एक अलग लेवल का कंपनी का रिजर्व रेवेन्यू देखने को मिला। इंटरेस्ट भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट 266 से 55 बना, उसके बाद 243 बना। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 5% के आसपास, सॉरी एनपीए के एनपीए के बारे में बात करूं तो नेट एनपीए पहले कितना था, 5.29% के आसपास, वो घट के हो चुके आज 0.90 के आसपास। तो एनपीए जितना कम होगा उतना ही उस बैंक का ग्रोथ होने वाला है। तो एनपीए का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब उसका जो एसेट है जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। एसेट कौन सा है, बैंक क्या करते हैं, दूसरे को लोन देते हैं और लोन से क्या कमाते हैं, इंटरेस्ट। तो जहां से पैसा आते हैं और जिस प्रोडक्ट से पैसा आ रहा है उसको कंपनी को एसेट कहा जाता है। तो लोन एक एसेट है कंपनी के लिए। तो वो लोन दिया और लोन जितना मार्केट से उठा नहीं पाया तो वो एसेट क्या हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो रहा है। तो इस चीजों को समझना पड़ेगा कि एसेट अगर कम हो जाए तो कंपनी के ऊपर खतरा है। मान के चलिए आपके पास 2 गाड़ियां था, तो 2 गाड़ियों में एक गाड़ी आपको बेचना पड़ा, क्या आपका एसेट बढ़ा, बिल्कुल नहीं, आपका एसेट कम हो गया। क्योंकि बाद में अगर वो गाड़ियां बेचते तो शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता और आपके जेब में अच्छा खासा पैसा भी आते। तो कहने का मतलब है कि सारी चीजों को आप समझ कर सीख कर काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।